नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। में हूं आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त कुछ खास खबरों की तरफ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और आज से गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली आधारशिला रखी है और इसके साथ ही 29 मई से शुरू हुआ सर्वदेव अनुष्ठान का समापन हो गया। बता दें कि इस मौके पर सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। वहीं सीएम योगी निर्माण स्थल के पास द्रविड़ शैली में बने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अधिरचना पर काम आज से शुरू हो रहा है। हमारे पास कार्य को पूरा करने के लिए 3 चरण की समय सीमा है। 2023 तक गर्भगृह, 2024 तक मंदिर निर्माण और 2025 तक मंदिर परिसर में मुख्य निर्माण। गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से शिलाओं के रखने का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर तैयार हो जाएगा और ये मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि पिछले 500 साल से देश के साथ संत राम मंदिर आंदोलन को चला रहे थे और आज उन सभी लोगों के दिल को खुशी मिली होगी। गर्भगृह का पहला पत्थर रख दिया गया है और गोरक्षनाथ पीठ की 3 पीढ़ी इस मंदिर आंदोलन से जुड़े। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो कार्यदायी संस्थाएं हैं विगत 1.25 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं
जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही, श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अपने प्रेस के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को कई फर्जी कंपनियों का मालिक बताते हुए कई आरोप लगाए। ईरानी ने कहा कि केजरीवाल जी कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाला गद्दार होता है, तो फिर वो सत्येंद्र जैन का बचाव कैसे कर रहे हैं? वो कैसे गद्दार को पनाह दे रहे हैं? अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। मेरा पहला प्रश्न भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक, साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की? मेरा दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन साल 2016 में? केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे, न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? केजरीवाल जी से मेरा चौथा प्रश्न, क्या यह सत्य है कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाईकोर्ट ने 21/8/2019 के अपने ऑर्डर में यह कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के न सिर्फ सरकार में मंत्री, उनके परम मित्र, उनके सहयोगी ने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की? अगर केजरीवाल जी के पास कोर्ट के इस दस्तावेज की कोई कॉपी नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधिवत बड़े सम्मान के साथ ये कॉपी ऑर्डर की उन्हें भेज सकते हैं। मेरा 5वां प्रश्न, क्या यह सत्य है केजरीवाल जी कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं? उन शेल कंपनीज का नाम है इंडो मेटाली इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनियां वो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। एक और कंपनी जेजे आइडियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सत्येंद्र जैन की, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी की, जिसको कल केजरीवाल जी प्रेस के माध्यम से ढांढस बंधा रहे थे कि भाभी जी डरने की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल जी के शब्द थे। क्या यह सत्य है, मेरा 6ठा प्रश्न, कि सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन कराला और चंडी, निजामपुर, बुधम, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के संदर्भ में इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में, बेनिफिट में आया? मेरा 7वां प्रश्न, क्या यह सत्य है कि जो 200 बीघा की जमीन है वो उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास है जिसके संदर्भ में मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या यह कारण बना कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज हुई? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को करारा जवाब दिया। दरअसल स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय सिंह ने भी प्रेस वार्ता की, जहां सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर उन्होंने जवाब दिया। ये कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या पर पूरे देश का ध्यान बटाने के लिए, पूरे देश का ध्यान एक फर्जी, झूठे, निराधार, मनगढ़ंत मामले में डालने के लिए आज देश की केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया। सत्येंद्र जैन पे झूठा, बेबुनियाद और निराधार केस उठाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से जो ईडी सो रही थी वो ठीक हिमाचल के चुनाव के पहले हिमाचल के इंचार्ज सत्येंद्र जैन को क्यों उठाती है? मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों में 7 बार अगर ईडी के सामने सत्येंद्र जैन जी पेश हुए तो उनकी एक बार भी गिरफ्तारी की जरूरत ईडी को महसूस क्यों नहीं हुई? और जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती है। जैसे ही केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, एक झूठा, निराधार केस बनाकर जो पुराना मामला है उसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज जितनी भी बातें केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के द्वारा कही गई, ये सिर्फ इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि देश में जो संवेदनशील मसले हैं, जिस मसले पर पूरा देश चिंतित है, जिन कश्मीरी पंडितों की हत्या से
लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उस पे देश में चर्चा न हो पाए। अच्छा होता अगर भारत की सरकार और उसके मंत्री इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग करके यह योजना बना रहे होते कि आतंकवादियों का सफाया कैसे करना, यह योजना बना रहे होते कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कैसे देनी है, यह योजना बना रहे होते कि कश्मीरी पंडितों की जान कैसे बचानी है। कश्मीर फाइल्स फिल्म बना के पूरे देश में रोने का काम करते हो भाजपाइयों, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है खामोश हो। किसी एक केंद्रीय मंत्री का दुख भरा ट्वीट नहीं आया, शोक संवेदना का ट्वीट नहीं आया, सरकार की कोई चिंता नहीं आई। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के साथ हो रही आतंकवादी घटनाएं, यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके मंत्रियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनकी चिंता हिमाचल के चुनाव और सत्येंद्र जैन को कैसे जेल में सड़ाया जाएगा इस बात को लेकर, कैसे आम आदमी पार्टी को फर्जी तरीके से बदनाम किया जाएगा इस बात के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और उनके मंत्रियों से, कम से कम इस वक्त जब पूरा कश्मीर जल रहा है, जब पूरा देश दुखी है, जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही है, कम से कम ऐसे वक्त में तो जाग जाओ और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की चिंता करो। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने बेंगलुरु में उन पर स्याही फेंके जाने के बाद कहा कि काली स्याही और घातक हमले किसानों और मजदूरों की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। बता दें कि कर्नाटक की राजधानी के गांधी भवन में किसान संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान बदमाशों ने टिकैत पर स्याही फेंक दी। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके बाद आयोजकों और बदमाशों ने एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सियों से हमला किया। टिकैत ने इस घटना के लिए स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया है कि उन पर हमला भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की मिलीभगत से किया गया था। किसान नेता ने देर रात ट्वीट करते हुए लिखा कि काली स्याही और घातक हमले से इस देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। लड़ाई आखिर सांस तक चलती रहेगी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने इन आरोपों को खारिज किया है कि टिकैत को निशाना बनाने वाले लोग भाजपा से थे। उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों के संपर्क में हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं और संविधान के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसके साथ ही किसान नेता ने आज कई बातों को लेकर भी अपना बयान दिया। उद्देश्य ये है कि भाई दिक्कत तो किसानों को ज्यादा हो रही, मजदूर को भी ज्यादा दिक्कत है। बिजली की पॉलिसी है नहीं, मीटर लगाने लग रहे। घोषणा पत्र में फ्री की बात थी, मीटर लगाने की बात कर रहे। कौन से स्टेट की पॉलिसी रहेगी? उत्तराखंड की रहेगी, जाने की सरकार है। हरियाणा की रहेगी, जाने की सरकार है। वहां 15 रुपये आस पावर है, यहाँ पे 175 है। या आधे रेट की बात होगी, जो आधे रेट की घोषणा करेगी। गन्ने के भुगतान का सवाल है, जमीनें किसानों की जा रही है, उनके मुआवजे का मामला है, तो बहुत से सवाल हैं। फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे। सर, एक बड़ा संगठन आपका माना जाता था भारतीय किसान यूनियन, बड़ा मानना जाता था, आपका हाथ लगा सर। ये इसमें 2 फाड़ कहीं नहीं हो, 2 फाड़ ये तो चलेगी होंगे इसमें तो भाई अलग अलग हो और तो फिर भाई आपके पिताजी आपके जितने रहे अलग अलग हो गए, तो यहाँ से भी अलग अलग हो जा। जब बड़े हो जा, उड़ना सीख जा भाई, अपना घोंसला बनावे, सब आदमी बना लेने दो, काम की बात करो। कल आपके लोगों पर हमला हुआ? हाँ, हमला हुआ कल भाई। हमले का हो रहा पता हमें भी नहीं चला। हम कन्नड़ नहीं जानते, वो हिंदी नहीं जानता, हम बोल नहीं रहे थे और बिना बोले टारगेट हम करेंगे, तो इसका मतलब उनका टारगेट भी फिक्स था और उनके जो लोग थे वे भी फिक्स थे। वहां पे हरे सोल डालू बैठे थे अंदर ही, बीजेपी के लोग बताए गए, उन्हीं के नारे लगा रहे थे वहां पे। और मुख्यमंत्री और वहां के जो गृह मंत्री है उनके साथ उनके फोटो है और ये पुलिस ने बताया वहाँ की। अच्छा सर, ज्ञानवापी पे कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ज्ञानवापी में ये बताया, और हमें क्या पता, जो कुछ जिसका सामान है उसका वापसी दे दो भाई, और अब क्या कहते हैं। ये बताया जा रहा है कि वहाँ जो है, हमने ये कहा कि जिसका जो सामान है उसका वापसी दे दो।
अच्छा, हाँ, और क्या है, जिसका सामान होगा तो क्या मानते हैं सर वो हम किसका कुछ नहीं मानते, मैं तो वहाँ गया नहीं भाई। है? हमने ये कहा कि जिसका वीडियो- जो सामान है, वीडियो के आधार पे सर क्या ये मानते तो हैं? जैसे वीडियो में शिवलिंग जो है, जी हर पत्थर, भारत का हर पत्थर पहाड़ में से उठा तो वही शिवलिंग है। आदमी की आस्था का सवाल है। हमने भी कई मंदिरों का निर्माण करा, हिमाचल से पत्थर ले नदी से उठा लग रही है घुमन सारे नंदी, नहीं, फिर भी कौन से कुछ आ नंदी, ये तो बहुत नंदी है, इनकी करवा लो क्या, बहुत नंदी है यहाँ तो गांव में नंदी है। ज्ञान वापी पे सर खासकर ज्ञान वापी पे ही है। हमने कहा कि जिसका जो सामान होते तो जांच का सब्जेक्ट है, ये कभी हमारा है क्या, ये कोई किसानों को है क्या? तो भाई सवाल दे दिया प्रेस वालों को, ज्ञान व्यापी गांव वालों को पता है ज्ञान व्यापी कहाँ है, क्या ज्ञान व्यापी है। ज्ञान की तो किताब की बात करते हैं। ये मिलकाओगे मुख्यमंत्री से, मिलकाओगे जब करेंगे बात। मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा तो भाई एक गोरखपुर में महात्मा रहे, उससे मिलकाओगे। मिलना तो ना जरूर पड़ेगा। ट्रैक्टर से यात्रा होगी लखनऊ की, प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलेगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं मिला भाई, अयोध्या के हम भी रघुवंशी हैं, राम भी रघुवंशी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा विधायक आजम खान से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने आज आजम खान की अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांगी। बता दें कि आजम खान सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आए। इस तस्वीर में अखिलेश यादव, आजम खान और उनके करीबी लोग नजर आ रहे हैं। आजम खान बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। जेल से निकलने के बाद आजम खान की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि आजम खान बीते कुछ दिनों से अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष तौर पर बयान देते रहे हैं। उन्होंने पार्टी प्रमुख से नाराज होने की बातों पर कहा कि मेरी नाराज होने की औकात नहीं है, मेरे जिनसे रिश्ते बन जाते हैं वो मेरी तरफ से हमेशा रहते हैं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं एक फकीर हूँ। ये पूछे जाने पर कि शिवपाल यादव से तब जैल में उनसे मिलने गए थे, जबकि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए थे। खान ने कहा कि मैं किसी के जेल में आने या नहीं आने पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो आए थे, और उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो कुछ कारणों से नहीं आ सके, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं गिर सकूँ। गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार 2 बड़े झटके देने के बाद सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने इस बार राहत दी। सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 130 रुपए से लेकर 327 रुपए तक की राहत दी। नई कीमत 1 जून यानी बुधवार से लागू हो गई। इसका फायदा केवल व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ही मिल पाएगा, क्योंकि केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही बदलाव किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत को पहले की तरह ही रखा गया है। पटना में फिलहाल 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर गैस सिलेंडर 101 रुपए का मिल रहा है। ये कीमत देश की राजधानी दिल्ली से भी अधिक है। ऐसा राज्य सरकार की ओर से लगाए टैक्स में अंतर के कारण होता है। बता दें कि तेल और गैस कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर में बड़ी राहत दी है। अब 19 किलो वाला सिलेंडर 130.50 रुपए सस्ता हो गया है। इसी तरह से 47.5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत भी 327.00 रुपए कीमत घटा दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इससे राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों को यथावत रखा गया है। खास खबर में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।